कोएगुलेशन कहने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कट क्रिएट होता है तो वो फिर हील हो जाता है। हील होने में 2 से 8 मिनट का टाइम लगता है और वो जो लॉस ऑफ ब्लड है वो बच जाता है। सो दिस इज व्हाट इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, ये जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है ये इसकी डेफिनेशन टाइप हो गई। अब ब्राउन स्कम वहां पर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, रेडिश, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। इट इज अ क्लॉट और कोएगुलम फाउंड मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि ये जो क्लॉट है या कोएगुलम है, ये जो ब्राउन स्कम है, यही क्लॉट या कोएगुलम है। और ये किस चीज का मिलकर बना होता है? फाइब्रिन का। फाइब्रिन में होता क्या है? डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड। फाइब्रिन के नेटवर्क की वजह से उसमें ट्रैपिंग हो जाती है। किसकी ट्रैपिंग हो जाएगी बेटा? डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट की। फाइब्रिन आया कहां से? फाइब्रिन आया कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। ठीक है, जो थ्रोम्बिन एंजाइम है उसकी वजह से इनएक्टिव फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया। किसी सेल के अंदर नहीं, प्लाज्मा के अंदर। ठीक, नेक्स्ट, ये जो थ्रोम्बिन्स होते हैं ये कहां से बने? देखो यहाँ एनसीईआरटी में रिवर्स एनालिसिस किया गया है, रिवर्स स्टेप लेकर चले हैं। पहले इन्होंने बताया कि भाई जब कट लगता है तो वहां पर जो वुंड डेवलप हो जाता है उसको ठीक होने में, यानी कि वहां से ब्लीडिंग हटने में समय लगता है। और जब ब्लीडिंग हटती है, ब्लीडिंग कम हो जाती है, तो वहां पर एक रेडिश, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम बन जाता है। इसी को हम क्लॉट या कोएगुलम कहते हैं, जो कि एक मेनली एक नेटवर्क होता है फाइब्रिन का। अब फाइब्रिन क्या चीज ट्रैप कर लेता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है? डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट को ट्रैप कर लेता है और उसकी वजह से वहां ऐसी भीड़, ऐसा रश हो जाता है कि पीछे से ब्लड अब बाहर नहीं निकल पाता। फिर ये कह रहे हैं ये फाइब्रिन आया कहां से? तो इन्होंने बताया है इनएक्टिव फॉर्म होती है फाइब्रिनोजन, उससे फाइब्रिन आता है। फिर क्या होता है कि ऐसा क्या है जो कि इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है, और ये प्रोसेस कहां हो रही है? तो प्लाज्मा में हो रही है। ठीक है, कौन कन्वर्ट कर रहा है? थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर रहा है। फिर इन्होंने कहा थ्रोम्बिन कहां से आया? थ्रोम्बिन अपने आप में एक इनएक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है और प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन वो इनएक्टिव सब्सटेंस है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो उसने क्या बनाया? थ्रोम्बिन बनाया। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किसकी वजह से हुआ? थ्रोम्बोकाइनेज की वजह से। तो इस तरीके से एक ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन कास्केड प्रोसेस से बना है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे ए नंबर ऑफ फैक्टर बोल दिया बेटा, ए नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट, इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। An injury or trauma stimulates the platelet in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. जब भी कोई इंजरी होगी या ट्रॉमा होगा, ठीक है, डैमेज होता है टिश्यूज को, उसकी वजह से प्लेटलेट स्टिमुलेट हो जाती है। प्लेटलेट स्टिमुलेट होने के बाद क्या होगा? रिलीज किसका? क्लॉटिंग फैक्टर का। जिससे क्या होता है? ये जो मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन है ये एक्टिवेट होगा। इससे एक और बात, क्वेश्चन का पॉइंट यहां पर आ जाता है कि नॉर्मल केस में एक्टिवेट क्यों नहीं होता? क्योंकि नॉर्मल केस में प्लेटलेट स्टिमुलेट नहीं होती। अगर आप किसी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लेटलेट को स्टिमुलेट करवा दो, ठीक है, तो बिना किसी इंजरी के भी उसमें क्लॉटिंग हो सकती है, इंटरनल क्लॉटिंग जिसको हम बोलते हैं। या जैसे इन्फ्लेमेशन, जब इंटरनल इन्फ्लेमेशन होता है तो भी इरेथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाता है, ESR वैल्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी कैन इनिशिएट कोएगुलेशन। कैल्शियम आयन इसमें रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट। क्या ये बात क्लियर हुई? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। और एक चीज और थी कि अगर ये नॉर्मली क्लॉटिंग करने लग गया अगर अंदर ही, तो फिर ये ब्लड को ही नहीं आगे जाने देगा ना, सर्कुलेशन रुक जाएगा पूरा। हाँ, बीच बीच में क्लॉट प्रोड्यूस हो जाएंगे, उसी को कहते हैं थ्रोम्बोसिस, उसी को थ्रोम्बोसिस की कंडीशन कहते हैं।